हेलो गाइज, आप सब लोगों का स्वागत है श्री राम से चैनल पर। मेरा नाम मीना गोस्वामी। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसे गाइज हम लोग उपसर्ग आज हम लोग का समाप्त हो जाएगा। गाइज आज हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेजी के उपसर्ग, जो कि आपकी यूपी पीसीएस आरओ की एग्जाम में बहुत ज्यादा ही पूछा जाता है, क्योंकि अंग्रेजी के उपसर्ग से क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही आते हैं। इसके पहले हम लोग गाइज उर्दू के उपसर्ग पढ़ चुके हैं, संस्कृत के उपसर्ग कितने होते हैं और हिंदी के उपसर्ग कितने होते हैं। ठीक है, तो चलिए गाइज आज हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेजी के उपसर्ग। और उपसर्ग पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ कि जो भी विद्यार्थी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं लूसेंट से मैं आपको हिस्ट्री का पार्ट कवर कराऊंगी, जिसमें बहुत ज्यादा बच्चे परेशान होते हैं कि लूसेंट में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो मैं मतलब उसे मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगी कि हमें कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, जितना भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है बस बस मत हमें उतना ही पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बहुत बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए मैं हिस्ट्री की क्लास लेके आऊंगी। आप लोग उसमें सहयोग करिएगा और भी बच्चों तक इसे शेयर करिएगा, जिससे और भी विद्यार्थी इसका लाभ ले सके। ठीक है, तो चलिए गाइस अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि अंग्रेजी के उपसर्ग और उनका प्रयोग। देखिए, अभी तक हम लोग पढ़े थे उपसर्ग किसे कहते हैं कि किसी भी मूल शब्द के आगे जब उपसर्ग लग जाता है, उससे नए शब्द का निर्माण हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। अब देखिए, अब उपसर्ग कितने होते हैं? अगर उपसर्ग की बात करें, अगर हिंदी में उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक आपके होते हैं हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग होते हैं। ठीक है, अब संस्कृत के उपसर्ग 22 होते हैं, जिनके मतलब बारे में हम लोग पिछली क्लास में डिटेल से पढ़ चुके हैं। हिंदी के उपसर्ग 13 होते हैं और उर्दू के उपसर्ग 19 होते हैं। तो आज के हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेजी के उपसर्ग, जो कि आपके यूपी पीसीएस आरओ में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। तो चलिए अब देखिए, यहाँ पर जैसे दिया हुआ है सब। सबका जो भावार्थ है अधीन से है, नीचे से है। अब देखिए, इससे जो निर्मित शब्द है, यहाँ पर दिया हुआ है आपका शब्द। सबका भावार्थ क्या होता है? अधीन से होता है या नीचे से होता है? सब इंस्पेक्टर। अब देखिए, यहाँ पर क्या बन गया? सब इंस्पेक्टर हो गया, सब से सब डिवीजन हो गया। इसी तरह गाइस यहाँ पर डिप्टी दिया हुआ है। डिप्टी से यहाँ पर डिप्टी का भावार्थ क्या होता है? सहायक से होता है। तो यहाँ पर डिप्टी से डिप्टी रजिस्ट्रार हो गया या डिप्टी मिनिस्टर हो गया। अगर आपके एग्जाम में ये पूछे जाए कि डिप्टी मिनिस्टर, आप लोग समझ भी जाएंगे कि डिप्टी मिनिस्टर डिप्टी मिनिस्टर में कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिप्टी का वहां पर बहुत सारी चीज दे दिया जाएगा, तो यहाँ पर आप बताओगे डिप्टी मिनिस्टर। ठीक है, तो ये मतलब अंग्रेजी के आपके उपसर्ग है। अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है जनरल। जनरल की जो भावार्थ होता है, जो अर्थ होता है, वो प्रधान से होता है या तो मुख से होता है। जैसे जनरल मैनेजर हो गया, जनरल सेक्रेटरी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है वाइस। वाइस का जो होता है आपका उपसर्ग, वाइस का जो भावार्थ होता है सहायक से होता है। इससे मतलब कौन कौन से शब्द बनते हैं? वाइस राय हो गया या तो वाइस चांसलर हो गया। ठीक है, इससे जो शब्द बनते हैं वाइस राय हो गई या तो वाइस चांसलर हो गया। यहाँ पर जैसे आपका दिया हुआ है चीफ। अब चीफ का जो भावार्थ होता है वो प्रमुख से होता है। किससे होता है गाइस? प्रमुख से होता है। जैसे चीफ मिनिस्टर हो गया, चीफ सेक्रेटरी हो गया, चीफ मिनिस्टर हो गया, चीफ सेक्रेटरी हो गया। अब यहाँ पर जैसे दिया हुआ है हेड। हेड का जो भावार्थ होता है वो मुख से होता है गाइस। अब यहाँ पर देखिए क्या बन सकता है? हेड मास्टर हो गया, हेड क्लर्क हो गया। तो ये मतलब गाइस रहे आपके अंग्रेजी के उपसर्ग। इनका मतलब प्रयोग कैसे करते हैं हम लोग? सब इंस्पेक्टर आपका सब डिवीजन हो गया, डिप्ट रजिस्ट्रार हो गया, डिप्टी मिनिस्टर हो गया, जनरल मैनेजर हो गया, जनरल सेक्रेटरी हो गया। ठीक है, तो इसे ये मतलब गाइड रहे आपके अंग्रेजी के उपसर्ग। इसके बाद हम लोग थोड़ा क्वेश्चन करेंगे, जिससे आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो आप लोग इसे अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा, स्टॉप करके आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद भी हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन। देखिए गाइस, ये मतलब रहे अब आपके क्वेश्चन। अभी तक हम लोग मतलब कि जान जान चुके हैं अंग्रेजी कौन कौन से उपसर्ग होते हैं। अब ये मतलब गाइस रहे आपके क्वेश्चन की एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए, मतलब विपरीतार्थक मतलब होता है विपरीत, जिसको विलोम शब्द बोलते हैं। ठीक है, बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? मतलब कि आप किस शब्द का मतलब कि किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। तो इसमें जो गाइज आपका ऑप्शन सही होगा, कौन सा इसमें ऑप्शन आपका सही होगा? जैसे यहाँ पास गमन का मतलब क्या होता है? जाना से होता है। ठीक है, अब यहाँ पास आ का मतलब क्या? अब इसमें जो ऑप्शन आपका सही होगा वो बी सही होगा। कौन सा मतलब सही? वो सही होगा गाइस बी। क्यों? क्योंकि क्या होता है? आगमन। गमन का मतलब जाना, जाना होता है। आगमन का मतलब क्या होता है? आना होता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा गाइस, क्या मतलब सही? वो सही होगा, आ सही होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। अब इसे मतलब गाइस हम पढ़ा भी चुके हैं। आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा कि प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो कौन सा है? देखिए यहाँ पास ये तो आपका होगा नहीं, इससे कोई मतलब ही नहीं है।
या तो बच्चे यहाँ से कंफ्यूज हो सकते हैं, या तो प्रा होगा या तो प्रक होगा, ये तो मतलब होगा नहीं, ठीक है। अगर यहाँ पास होता है तो हालांकि तो ये तो नहीं होगा, यहाँ पास कौन सा ऑप्शन आपका सही है, प्रा सही है। क्या होगा देखिए, यहाँ पर अगर बात करें कि प्राधन ख्यात, प्राधन ख्यात, ठीक है, ये मतलब आपका था। अब जब इससे जो नए शब्द बन के आते हैं तो क्या आता है, प्रख्यात, प्रख्यात, ठीक है। ये मतलब गाइस आपके हो गए ये। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो अनुवाद में कौन सा आपका उपसर्ग है, बताइए जल्दी से। अब देखिए इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर ये आपका ऑप्शन सही होगा अनु। देखिए अनुधन, अनुधनवाद, अनुधनवाद। अब इससे जो जब ये आपस में मिलेंगे, इससे जो नया शब्द बन के आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, अनुवाद हो जाएगा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा अनु सही होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब उपसर्ग जब हम लोग बनाते हैं तो उससे जो नए शब्द का जो अर्थ होता है, या तो उसके मूल शब्द पर या तो उसके भावार्थ पर क्या होता है, मतलब उसके भावार्थ के आसपास होता है उसका अर्थ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे आपका ऑप्शन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, मतलब उपसर्ग रहित कौन सा है। देखिए यहाँ पर सीयोग को आप तोड़कर देख लीजिए, सुधन योग, ठीक है। यहाँ पर विदेश को भी आप तोड़कर देख लीजिए, विधन देश, ठीक है। अब यहाँ पर अत्यधिक। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर शायद आपके एग्जाम में ये दे दिया जाए कि अगर यहाँ पर कि वो अत्यधिक कौन सी विधि से बनी हुई है, वो अत्यधिक कौन सी विधि से बनी हुई है, वहां पर अगर आपको ऑप्शन में दे दिया जाए संधि विधि से, संधि विधि से, या ऑप्शन 2 में दे दिया जाए उपसर्ग विधि से, उपसर्ग विधि से, या प्रत्यय विधि से, प्रत्यय से, या समास से। देखिए यहाँ पास मैं इसलिए दोबारा बता रही हूँ क्योंकि बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि अत्यधिक कौन विधि से बनी हुई है, तो गाइज आप सबसे पहले बताएंगे संधि विधि से, ठीक है। किससे, संधि विधि से। अगर आपके एग्जाम में ये दे दिया जाए कि संधि बोध करके उपसर्ग दे दी जाए, तो आपका कौन सा सही होगा, आपका तब ही आपका दोनों सही होगा, ठीक है। ऐसे करके अगर आपके एग्जाम में अगर संधि ना देकर अगर ऐसे करके दे दिया जाए, ठीक है, अब नन आप दीज कर दिया जाए या इनमें से कोई नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सही होगा ऑप्शन उपसर्ग सही होगा। तो ये चीज को आप जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब अगर शायद इसको अगर शायद आप लोग संधि अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, देखिए अति धन अधिक, अति धन अधिक, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर शायद आप इसे तोड़ कर लिखेंगे सुरेश, तो इसका कोई अर्थ नहीं होता गाइज। तो ये मतलब क्या है, नाम। अब किसी का नाम कोई उपसर्ग नहीं होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। तो ये मतलब गाइज रहे आपके क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इसी तरह आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और आज से आप लोगों का उपसर्ग समाप्त हो रहा है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्रत्यय के साथ। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, धन्यवाद।